हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोशियो कंसेप्ट्स। और आज हम जिस सोशलॉजिस्ट के बारे में पढ़ना जा रहे हैं उनको द फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सारे सोशलॉजिस्ट में सबसे ज़्यादा है। अगर हम ये इस बारे में बात करें कि किसने सोशियोलॉजी को एज एक रेस्पेक्टेड साइंस की तरह इस्टेब्लिश किया है, रेस्पेक्टेड साइंस की तरह, ठीक है। तो इन्होंने एस्टेब्लिश किया सोशियोलॉजी को एज ए साइंस की तरह, ठीक है। तो जब ये इमानुएल डर्कहाइम की फाइंडिंग्स आ रही थी, ये इनकी जो रिसर्चेज आ रही थी, तो ये उस टाइम फ्रांस में एक बहुत ही फ्रांस की सोसाइटी में एक ट्रांजिशन का फेज़ था, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम था। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में एक सोसाइटी का ट्रांजिशन फेज़ था जिसमें सोसाइटी ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी और साइंटिफिक सोसाइटी की तरफ प्रोग्रेस कर रही थी, ठीक है। तो बेसिकली इमानुएल डर्कहाइम ये जानना चाह रहे थे कि इतना ये ट्रांजिशन होने के बावजूद भी सोसाइटी में वैसा जो एक होता है ना कि सोसाइटी पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, केओस आ जाए, सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो जाए, वो ऐसा नहीं है। तो इमानुएल डर्कहाइम ये जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि व्हाट इज़ दैट ग्लू दैट होल्ड्स टुगेदर इवन आफ्टर सो मच केओस। ये केओस होने के बावजूद भी, ट्रांजिशन फेज आने के बाद भी जो सोसाइटी में ये स्टेबिलिटी कैसी है, वो कौन सा ग्लू है जो सोसाइटी को होल्ड करके रख रहा है, ठीक है। तो इसी के आसपास हमारी जो इमानुएल डर्कहाइम की जो स्टडीज़ है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद सोशल फैक्ट्स, देन वी विल गो इनटू डिवीजन ऑफ लेबर, और उसके बाद एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी हुई है उनकी, ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी अबाउट सुसाइड्स। तो आइए एक एक के बारे में अब हम स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सोशल फैक्ट्स से। तो फ्रेंड्स, जैसे अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी को कैसे देखते हैं, एज ए साइकोलॉजी ऑन अ बिगर स्केल, ठीक है। यानी सोशियोलॉजी एक साइकोलॉजी की तरह ही है, ठीक है। लेकिन इमानुएल डर्कहाइम ने क्या कहा कि नहीं, सोशियोलॉजी ये एक साइकोलॉजी की तरह नहीं है, बल्कि सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटी में फैक्ट्स होते हैं और फैक्ट्स कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स होते हैं। और जहाँ भी हमारे ऑब्जेक्टिव की बात आएगी, देखिए जब साइंस और सोशल साइंस की बात करते हैं, सोशल साइंस और इधर अगर मान लीजिए साइंस है, तो यूजुअली क्या माना जाता है कि सोशल साइंस में सब कुछ सब्जेक्टिव है, ठीक है, सब कुछ सब्जेक्टिव है, और साइंस में सब कुछ ऑब्जेक्टिव है यानी फैक्ट्स है, ठीक है। तो इमानुएल डर्कहाइम ने कहा कि नहीं, अगर हम सोसाइटी की बात करेंगे, ठीक है, सोशियोलॉजी की बात करेंगे, सोशल साइंस में करेंगे, तो इसमें भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिविटी है, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी है और ये फैक्ट्स हैं, ठीक है। अभी फैक्ट्स कैसे होते हैं, इन फैक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उन्होंने इस फैक्ट्स की दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। एक बताई है एक्सटर्नलिटी और दूसरा बताया कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो किन चीज़ों को फैक्ट्स कहेंगे जिनके अंदर ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। ये जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ऐसी चीज़ें जो है ना हमारे रहने या ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे जन्म से पहले भी थी वो चीज़ें और हमारे जन्म के बाद भी रहेगी। जैसे हम लॉज की बात कर लें, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लीजिए, हम जो लैंग्वेज बोलते हैं, मान लीजिए कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई मराठी बोलता है, हमारा रिलीजन है, ठीक है, हमारे रहने या रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दीज थिंग्स, लॉज, लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, दे आर एक्सटर्नल टू एन इंडिविजुअल, ठीक है, यानी एक्सटर्नल टू एन इंडिविजुअल। इसका मतलब है एक इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल डिसाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, एक कलेक्टिव फोर्स डिसाइड कर रही है, कलेक्टिव फोर्स, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर एक्सटर्नल टू एन इंडिविजुअल, तो हम इसको फैक्ट्स कहेंगे, ठीक है, लॉज को, लैंग्वेज को, रिलीजन को। अब दूसरा है कंस्ट्रेंट, यानी अगर फैक्ट्स, ऐसे सोशल फैक्ट्स वो ऐसी चीज़ें होंगी जिनको अगर सोसाइटी में हम कोई चीज़ करेंगे तो हमको भी फेस सोशल और लीगल कंसिक्वेंसेस। जैसे एक हमारी सोसाइटी उनको कहीं ना कहीं वो उस पैटर्न को, जो एक पैटर्न बना हुआ है, उसको मेंटेन करती है। अगर हम उसको ब्रेक करते हैं उस पैटर्न को, तो कहीं ना कहीं हमें सोसाइटी सेंश्योर करती है, हमें पनिशमेंट देती है, लीगल कंसिक्वेंसेस भी देती है, ठीक है, यानी वो कोर्सिव है एक तरह से। जैसे आप लाइब्रेरी में चले जाइए, ठीक है, लाइब्रेरी में जाके, लाइब्रेरी का क्या है कि वहाँ पे आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, डिसिप्लिन, डेकोरम, ठीक है। तो ये एक हमारा कलेक्टिव डिसीजन है कि भाई लाइब्रेरी में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिसीजन, अब वहाँ पे आप चिल्लाने लगेंगे तो क्या है, सब लोग आपको घूरेंगे और ऐसी बुरी तरह से घूरेंगे कि भाई आपने जैसे कोई क्राइम कर दिया हो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये कोवर्सिव है। तो जो भी हमारे सोशल फैक्ट्स होंगे उनकी दो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी,
एक तो इट वुड बी एन एक्सटर्नल टू एन इंडिविजुअल और इट वुड बी कोअर्सिव, इट वुड हैव सम कंस्ट्रेन ऑन इट। ठीक है, तो ये हमारी दो चीज़ हो गई। जिनमें भी ये दो चीज़ें पाई जाएगी दैट वुड बी अ सोशल फैक्ट। ठीक है, और इसी वजह से उनका एक बहुत फेमस कोट है, ट्रीट सोशल फैक्ट्स एज थिंग्स। तो जो सोशल फैक्ट्स हैं आप उनको थिंग्स की तरह आप उनको मानिए। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल क्या था इमाइल रकीम का कि भाई जो सोसाइटी है वो कैसे, मतलब अगर ट्रांजिशन भी हो रहा है सोसाइटी का एक फेज़ से दूसरे फेज़ में, तब भी कहीं ना कहीं उसमें स्टेबिलिटी बरकरार है, केओस है तब भी स्टेबिलिटी बरकरार है। तो वो ऐसा फोर्स, कौन सा फोर्स है, ऐसा कौन सा ग्लू है जो होल्ड करके रखता है, और उस ग्लू का नाम दिया है इमाइल रकीम ने सोलिडैरिटी। यानी वो सोलिडैरिटी है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी इंटैक्ट रहती है। ठीक है, अब उसने दो तरह की सोलिडैरिटी की बात करी है, एक तो मैकेनिकल सोलिडैरिटी और एक ऑर्गेनिक सोलिडैरिटी। ठीक है, मैकेनिकल सोलिडैरिटी क्या है, आप एंसेंट विलेजेस में चले जाइए, है ना, ये पुराने जो हमारे गांव होते थे उसमें क्या है कि उसमें सेम टाइप का माइंडसेट होता था लोगों को। अगर ऑक्यूपेशन कर रहे हैं तो एक ही टाइप के ऑक्यूपेशन में इंडल्ज है, जैसे फार्मिंग कर रहे हैं तो फार्मिंग में इंडल्ज है। ठीक है, वहाँ पे जैसे उनके जो रूल्स होते थे, लॉज होते थे, वो बहुत ही रिजिड होते थे। ठीक है, जैसे अगर मान ली किसी ने एक भी कोई भी रूल तोड़ दिया गांव में, तो ऐसा लगता था कि पूरे गांव का अपमान कर दिया। और वहाँ पे क्या है कि आपने देखा होगा गांव से गांव निकाला दे देते थे उसको, एग्जाइल कर देते थे उसको। तो वहाँ के क्या है, वहाँ पे लो डिवीजन ऑफ लेबर, यानी सेम टाइप के लोग एक सही से, मैंने बोला कि फार्मिंग करते तो सारे लोग ज़्यादातर फार्मिंग ही करते थे। ठीक है, सेम वर्क, स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव कॉन्शियंस, शेयर्ड बिलीफ्स। अगर किसी एक ने कोई गांव का रूल तोड़ दिया तो ऐसा लगता है कि उसने पूरे गांव का अपमान कर दिया। और ऐसे में क्या होता है कि जो लॉज होते थे इनके रिप्रेसिव लॉज होते थे, पनिशमेंट काफ़ी हाई पनिशमेंट, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होती थी। ठीक है, तो रिप्रेसिव लॉज हो गए। तो ये कौन सी सोलिडैरिटी हुई, ये मैकेनिकल सोलिडैरिटी हुई, जो कि हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ विलेजेस में होती थी, हमारे एंसेंट विलेजेस में, ट्रेडिशनल विलेजेस में। लेकिन अभी आप जैसे, अभी हमारी सोसाइटी कौन सी है, मॉडर्न सोसाइटी। और मॉडर्न सोसाइटी को कौन सा ग्लू होल्ड करता है, वो है ऑर्गेनिक सोलिडैरिटी। अब ऑर्गेनिक सोलिडैरिटी क्या है, आप एग्जाम्पल ले लिए दिल्ली का ले लीजिए। ठीक है, अब दिल्ली में देख लीजिए, यहाँ पे सारे गांव में लोग, सारे ज़्यादातर लोग फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन दिल्ली में एक बंदा टीचर है, ठीक है, एक डॉक्टर है, एक यहीं पे IAS है, यहाँ पे एक कोई मोची है। तो यहाँ पे है ना, मतलब इनके बीच में भी सोलिडैरिटी है, लेकिन वो सोलिडैरिटी किसकी वजह से है, वो सोलिडैरिटी है ना, ये एक इसमें बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है यहाँ पे। ठीक है, स्पेशलाइजेशन इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर, कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन है। और स्पेशलाइजेशन की वजह से क्या है, यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस है, इंटरडिपेंडेंस। तो जो लोगों के बीच में जो सोलिडैरिटी है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन दैम। डॉक्टर किस पे डिपेंडेंट है, ठीक है, IAS किसी और पे डिपेंडेंट है, इंजीनियर के ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट है। तो इनकी आपस में इंटरडिपेंडेंस की वजह से क्या है, ये सोलिडैरिटी है। तो इसको सोलिडैरिटी को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सोलिडैरिटी। सो ऑर्गेनिक सोलिडैरिटी इज द फीचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी एज पर इमाइल रकीम। ठीक है, तो इसमें हाई डिवीजन ऑफ लेबर होगा, स्पेशलाइज्ड जॉब्स मैंने आपको बताया, इंटरडिपेंडेंस होगी, इसमें एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी सर्वाइव करने के लिए, जैसे द बेकर नीड्स द डॉक्टर। और यहाँ पे जो लॉज है वो लॉज कैसे होंगे, रेस्टिट्यूटिव लॉज होंगे। ठीक है, उनका मतलब होगा कि बस ठीक है, अगर मान लीजिए रिफॉर्मेटिव लॉज होंगे। ठीक है, तो अभी जैसे आप आजकल के आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हमारा JJ एक्ट है। JJ एक्ट में क्या है कि अगर कोई हम 18 से नीचे का कोई है जिसने क्राइम किया है, तो उसको हम क्या कोशिश करते हैं कि उसका रिफॉर्मेटिव लॉज में रखें, उसको रिफॉर्म्स करके सोसाइटी में उसको दोबारा से रीइंटीग्रेट कर दें। ठीक है, तो जो हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी उसमें जो लॉज कैसे है, वो रेस्टिट्यूटिव है या रिफॉर्मेटिव है। ठीक है, लेकिन ट्रेडिशनल सोसाइटी में वो काफ़ी रिप्रेसिव लॉज होते थे। अब आते हैं इमाइल रकीम की, जो मैंने बताया कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, थ्योरी ऑफ सुसाइड। तो इसमें थ्योरी, अगर सुसाइड की बात करें तो आपको लगेगा कि सुसाइड क्या है, एक साइकोलॉजिकल या इंडिविजुअल फिनोमिना है। ठीक है, इंडिविजुअल फिनोमिना। लेकिन इमाइल रकीम ने क्या किया, बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया, डेटा ड्रिवन रिसर्च किया उसने, अलग अलग जाके पोस्ट ऑफिस में, पुलिस स्टेशन पे, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ में जाके उसने बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया उसकी सुसाइड्स के लोग, और उसने उन डेटा के बेसिस पे एक पैटर्न सेट किया। ठीक है, और उस पैटर्न के बेसिस पे उसने ये कहा कि नहीं, जो सुसाइड है इट्स नॉट एन इंडिविजुअल फिनोमिना। उसने कहा कि इंडिविजुअल फिनोमिना नहीं है। ठीक है, ये क्या है, इट इज़ ड्रिवन बाय सोशल फोर्सेस। कहीं ना कहीं वो सोसाइटी जिम्मेदार है। एक इंडिविजुअल अगर सुसाइड कर रहा है तो वो खुद जिम्मेदार नहीं है, वो एक सोसाइटी जिम्मेदार है। ठीक है, उसने उसके बेसिस पे बहुत सारे एग्जांपल दिए। हम देखेंगे कि उसने 4 टाइप्स के सुसाइड्स के बारे में बताया। ठीक है, और उन सुसाइड्स के किस दो उसने एक्सेस लिए, उन एक्सेस के बेसिस पे बताया उसने, एक तो हमारा इंटीग्रेशन और एक हमारा रेगुलेशन। तो जैसे इमाइल रकीम ने क्या किया कि 2 एक्सेस लिए, एक पे रखा उसने इंटीग्रेशन को और एक पे रखा उसने रेगुलेशन को। ठीक है, तो उसने कहा कि ये हो सकता है हाई इंटीग्रेशन हो और लो इंटीग्रेशन हो। ये मान ली हाई इंटीग्रेशन है और ये लो इंटीग्रेशन है।
ठीक है। इसी तरह उसने कहा कि ये रेगुलेशन है, रेगुलेशन मतलब कौन कितना किसके कंट्रोल में है, रेगुलेशन है तो इसमें हाई रेगुलेशन हो सकती है और इसमें लो रेगुलेशन हो सकती है, ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसे इसने ये कहा कि जब हाई इंटीग्रेशन है तो उसने कहा कि ये भी एक टाइप की सुसाइड है, इसको बोलेंगे ऑल्ट्रुस्टिक सुसाइड, ऑल्ट्रुस्टिक सुसाइड, आगे की स्लाइड्स में देखेंगे हम। और ये लो इंटीग्रेशन है तो लो इंटीग्रेशन को बोला है उसने ईगोइस्टिक सुसाइड, ईगोइस्टिक सुसाइड। एक रेगुलेशन के बेसिस पे उसने कहा कि बहुत ज़्यादा रेगुलेशन होगा तो उसको बोलेंगे फैटलिस्टिक सुसाइड, और अगर हमारा लो रेगुलेशन होगा तो उसको बोला उसने एनोमिक सुसाइड, एनोमिक सुसाइड। तो जैसे मैंने बताया कि 4 टाइप के सुसाइड बताया उसने, ईगोइस्टिक जहाँ पे इंटीग्रेशन बहुत लो है, ठीक है, और लो इंटीग्रेशन की वजह से क्या है, यानी सोसाइटी में सोसाइटी हैज फेल्ड टू इंटीग्रेट दैट इंडिविजुअल, दैट पर्सन, एंड दैट पर्सन नाउ फील्स लोनली एंड आइसोलेटेड, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल देख लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए एक सिंगल पर्सन को अगर कंपेयर करें एक मैरिड पर्सन से, तो ये मैरिड जो पर्सन है ये मोर इंटीग्रेटेड इन द सोसाइटी, मोर इंटीग्रेटेड इन द सोसाइटी, और सिंगल है लेस इंटीग्रेटेड। तो जो ये लेस इंटीग्रेटेड, इसके ज़्यादा चांस है कि सुसाइड कमिट करेगा इन कंपैरिजन टू द पर्सन हु इज़ मैरिड, ठीक है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन लो है और इसका इंटीग्रेशन सोसाइटी में हाई है। तो अगर इस सिचुएशन में कोई अगर सुसाइड कमिट करता है उसको क्या बोलेंगे, ईगोइस्टिक सुसाइड, ठीक है। ऑल्ट्रुइस्टिक सुसाइड में क्या है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का इंटीग्रेशन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई सोल्जर बॉर्डर पे जाता है और एनिमी कंट्री से लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है, ठीक है, तो उसको इमाम रहीम क्या बोलते हैं उसको, इट्स अ काइंड ऑफ ऑल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, यानी उसका इंटीग्रेशन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हाई है, इतना हाई है कि वो अपने देश के लिए जान देने को तैयार है, ठीक है। तीसरा जैसे मैंने बताया एनोमिक, एनोमिक में क्या है, लो रेगुलेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ऐसा टाइम आ जाए कि बिल्कुल सडन चेंज आ जाए सोसाइटी में, हमारे जीने का पर्पस ही खत्म हो जाए, क्राइसिस आ जाए, स्टॉक मार्केट का क्रैश हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एनोमिक सुसाइड। एक हमारा फैटलिस्टिक सुसाइड, मतलब बहुत ज़्यादा हाई कंट्रोल है, किसी चीज़ का हाई कंट्रोल है, ठीक है, हाई रेगुलेशन, फीलिंग ऑफ ओवर कंट्रोल, एग्जाम्पल प्रिजनर्स, ठीक है, ये फैटलिस्टिक सुसाइड्स में आ जाएंगे। तो ये हमारी 4 टाइप के सुसाइड्स थे ऑन द बेसिस ऑफ इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन। हाई इंटीग्रेशन में ऑल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, लो इंटीग्रेशन में ईगोइस्टिक सुसाइड, हाई रेगुलेशन में फैटलिस्टिक सुसाइड, और लो रेगुलेशन में एनोमिक सुसाइड। अब चलते हैं एक छोटा सा और टॉपिक है इमाम रहीम का, उसको भी कवर कर लेते हैं, रिलीजन एंड द एलिमेंट्री फॉर्म्स। तो जैसे मैंने बताया कि कार्ल मार्क्स कह रहा हूँ मैं, इमाम रहीम की बात कर रहा हूँ, तो इमाम रहीम इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे कि भाई गॉड एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, उनका ये ज़्यादा कंसर्न था कि जो सोसाइटी में रिलीजन का रोल क्या है, ठीक है। तो बेसिकली उनका ये है, तो उन्होंने कॉमन चीज़ निकाली सोसाइटी में कि सोसाइटी में रिलीजन के लिए 2 एस्पेक्ट्स हैं हर रिलीजन में, एक उसमें रिलीजन में द सैक्रेड चीज़ें होती है और एक प्रोफेन चीज़ें होती है। सैक्रेड यानी होली जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे फ्लैग हो गया मान लो, ये हमारा क्रॉस हो गया, जैसे क्रिश्चियंस लोग क्रॉस को बहुत ज़्यादा होली मानते हैं। प्रोफेन मतलब बहुत ज़्यादा एवरीडे की जो चीज़ें हैं, नॉर्मल ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, मंडेन थिंग्स हैं, उनको ये बोलते हैं प्रोफेन थिंग्स, ठीक है। तो अब इसमें इमाम रहीम का कहता है कि इमाम रहीम जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा कोई रिचुअल्स है, सोसाइटी में अगर कोई रिचुअल्स है, ठीक है, या हमारा रिलीजियस फंक्शन है, तो ये कहता है इमाम रहीम की कि इसका जो रोल है वो रोल है टू ब्रिंग सोलिडारिटी इन द सोसाइटी, सोलिडारिटी इन द सोसाइटी। जब कोई फंक्शन होता है तो क्या लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव इफर्वेसेंस, और इस कलेक्टिव इफर्वेसेंस से इट ब्रिंग्स सोलिडारिटी इन द सिस्टम। रिलीजन का उसने देखा कि भाई सबसे जो रिलीजन का सबसे एलिमेंट्री फॉर्म है वो क्या है, रिलीजन का सबसे ज़्यादा एलिमेंट्री फॉर्म उसने बताया टोटेमिज्म है, यानी सबसे पहले टोटेमिज्म है। टोटेमिज्म मतलब कोई भी जैसे सिंबल वर्शिप होता था ना, सिंबल वर्शिप, जैसे मान लीजिए कोई ट्री है, ठीक है, और ट्री कोई पूजने लगे सोसाइटी में, ठीक है, तो ये एक टोटेम, इसको टोटेम बोलते हैं। और ये ऐसा माना जाता था कि भाई इस ट्री को अगर वर्शिप कर रहे हैं तो इट मीन्स वर्शिपिंग द एंटायर ट्राइब, पूरे ट्राइब को वर्शिप कर रहे हैं, तो इसका ये टोटेमिज्म था। यानी द टोटेमिज्म, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रिलीजन वाज टोटेमिज्म, ठीक है। व्हेन पीपल वर्शिप अ टोटेम दे आर एक्चुअली वर्शिपिंग सोसाइटी इटसेल्फ। तो आइए अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। कंक्लूजन क्या है, इमाम रहीम की जो लिगेसी है, ही शिफ्टेड फोकस फ्रॉम इंडिविजुअल टू सोशल स्ट्रक्चर्स, यानी जहाँ पे पहले इंडिविजुअल की बात की जाती थी कि हर चीज़ के लिए इंडिविजुअल, सोसाइटी में कुछ भी चीज़ें हो रही है वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है, इमाम रहीम ने कहा कि नहीं, इट्स द सोशल स्ट्रक्चर, एक कलेक्टिव है, कलेक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट हैपनिंग इन द सोसाइटी। तो जो उनका फोकस था इंडिविजुअल से सोशल स्ट्रक्चर की तरफ हो गया, ठीक है। ही पायनियर्ड द यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सोशियोलॉजी, सोसाइटी स्टडी। मैंने कहा ना कि उसने बहुत सारे डेटा इकट्ठा किया और डेटा के इकट्ठा के बेसिस पे उसने बहुत सारी अपनी फाइंडिंग्स बताई और ये पैटर्न्स बताए। जैसे मैंने बताया कि मैरिड और सिंगल का मैंने एग्जाम्पल दिया, मैरिड और सिंगल का, ऐसे उसने विडो और विडोवर का एग्जाम्पल दिया। तो जैसे विडो
इज़ मोर इंटीग्रेटेड और विडोअर इज़ लेस इंटीग्रेटेड। तो ये कहता है कि जो विडोअर है उसके साथ सुसाइड करने के ज़्यादा चांसेस है। तो उसने ये कि किस बेसिस पे फाइंड किया, उसने स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया सोशियोलॉजी में टू फाइंड आउट द वेरियस फाइंडिंग्स अबाउट सुसाइड। ठीक है। ही ऑल्सो डिफाइंड द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है कि बेसिकली एक फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ये कहता है कि हमारी जो सोसाइटी है ना, एक अलग अलग चीज़ों से बनी है, एंड दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, और सभी का जो फंक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ कॉल्ड फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। ठीक है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी डिफरेंट पार्ट से बनी है, लेकिन हर एक पार्ट्स का फंक्शनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को इंश्योर करने के लिए। दैट इज़ कॉल्ड फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। ठीक है। तो समरी में क्या कह सकते हैं, सोसाइटी इज़ मोर देन जस्ट अ कलेक्शन ऑफ पीपल, इट इज़ मोर देन जस्ट अ कलेक्शन ऑफ पीपल, इट इज़ अ रियलिटी ऑफ इट्स ओन, सुई जनरिस। ये है ना, ये अपनी एक तरह का एक अलग ही वो है, रियलिटी है, फिनोमिना है, सो इट्स कॉल्ड सुई जनरिस। ठीक है। तो ये थे हमारे रिमाइंडर की, मैंने बहुत ही इसको ब्रीफ में कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू सो मच।